हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर रौनक बाड़मेरा, आप लोगों की अपनी बायोलॉजी मेंटर। बच्चों, आज की संजीवनी सीरीज के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है एंजाइम। जैसे कि आपको पता है, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस और वेटेज रखता है, तो उसी का ही एक पार्ट है एंजाइम्स। बात करते हैं इन्हीं एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स क्या होते हैं? तो सबसे पहली बात तो ये कि हम लोग केमिकल एंजाइम्स की बात नहीं कर रहे हैं जो लेबोरेटरीज के अंदर काम में लिया जाता है, केमिस्ट्री के अंदर जो आप लोग पढ़ते हो। हम लोग उन एंजाइम्स की बात कर रहे हैं जो आप में और हम में पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बायो कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहली बात तो एंजाइम्स के बारे में ये आ जाती है कि इनकी खोज किसने की थी। तो ध्यान रखना, इनकी डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम था एडवर्ड, और इन्होंने किसके अंदर खोज की थी? ईस्ट के अंदर खोज की थी। कौन से एंजाइम की खोज की थी? जाइमेज नाम के एंजाइम की खोज की थी सबसे पहले ईस्ट के अंदर, और एंजाइम का नाम था जाइमेज। इनका पूरा नाम है एडवर्ड, इनका पूरा नाम है बच्चों यहाँ पर एडवर्ड बुचनर। एडवर्ड बुचनर इनका नाम था। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि एंजाइम्स क्या होते हैं, ये बायो कैटलिस्ट होते हैं। और एक एनसीईआरटी के अंदर लाइन लिख रखी है एंजाइम्स को लेकर के, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। लगभग सारे के सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स के बने हुए नहीं होते हैं, लगभग सारे एंजाइम। ऑलमोस्ट लिखा है, ध्यान देना। तो यहां पर जब भी ऑलमोस्ट लिखा हुआ होता है, इसका मतलब यहां पर कोई ना कोई अपवाद तो जरूर होगा, बिल्कुल होगा। तो बात करते हैं यहां पर एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन में आ जाता है कि ऐसे भी एंजाइम्स होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड के बने हुए होते हैं। एक्सेप्शन इज एंजाइम्स विच आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। कौन से न्यूक्लिक एसिड? दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो न्यूक्लिक एसिड जिसका नाम है आरएनए, तो आरएनए के बने हुए एंजाइम जो होते हैं उसे हम लोग कहते हैं राइबोजाइम। क्या कहेंगे? राइबोजाइम कहते हैं। और हमारे अंदर दो प्रकार के राइबोजाइम पाए जाते हैं जो एंजाइम की भांति काम करते हैं। पहला होता है 23S RRNA और दूसरा होता है SNRNA। अगर आपको मैं याद दिला दूं, 23S RRNA जो होता है वो यहाँ पर पेप्टाइडल ट्रांसफरेज का काम करता है। मतलब जब पेप्टाइड फॉर्मेशन होता है उस समय पर पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर हेल्प करता है। तो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज की भांति काम करता है। और यहाँ पर SNRNA जो होता है वो स्प्लाइसिंग के अंदर काम करता है। स्प्लाइसिंग का मतलब होता है जब इमेच्योर mRNA में से इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है और सिर्फ हमारे पास में जो एक्सॉन्स बच जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया। तो एक्सेप्शन हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। बायोकैटलिस्ट की क्या खास बात होती है कि ये 40 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर डीनेचुरेट हो जाते हैं, फिर वो काम करने लायक नहीं रहते हैं। बट वहीं अगर हम लोग केमिकल्स एंजाइम्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो वो जो होते हैं वो कम तापमान पर भी काम कर सकते हैं, ज्यादा तापमान पर भी काम कर सकते हैं, और रूम टेम्परेचर पर भी काम कर सकते हैं। बट हमारे अंदर पाए जाने वाले एंजाइम मतलब बायोकैटलिस्ट जो होते हैं वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान पर डीनेचुरेट हो जाते हैं। अगली बात ये आ जाती है यहाँ पर एंजाइम्स को लेकर के कि एक्सेप्शन तो हमें याद रखना ही रखना है, बट उसके साथ में हमें याद रखना है कि एंजाइम्स किस प्रकार से क्रिया करते हैं। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम के बारे में अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी में एक ग्राफ जो है वो दे रखा है। तो यहां पर इसे समझने के लिए एक पॉइंट हमेशा याद रखना बच्चों कि एंजाइम्स जो होते हैं, जैसा भी हमने बात की कि वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, और हमें पता है कि प्रोटीन जो होता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाया जाता है। प्रोटीन्स कब फंक्शन करते हैं? जब वो 3D फॉर्म में होते हैं, यानी कि जब वो टर्शरी फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि एंजाइम्स भी अपने टर्शरी फॉर्म के अंदर अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो एंजाइम किस फॉर्म में पाया जाता है? टर्शरी फॉर्म के अंदर पाया जाता है, टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाता है। और जब ये टर्शरी स्ट्रक्चर में होता है तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है एंजाइम का। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो एक साइट पाई जाती है, एक स्थल पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं एक्टिव साइट। और एक्टिव साइट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसी साइट पर आकर के सबस्ट्रेट जो है वो अटैच हो जाता है।
यहाँ पर आकर के सबस्ट्रेट जो है वो अटैच होता है और इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। और कहीं पर भी सबस्ट्रेट जो है वो नहीं जुड़ेगा, इसी स्थल पर आकर के जुड़ता है। अगली इंपॉर्टेंट बात, एंजाइम करते क्या है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं या फिर एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग इस ग्राफ को देखें तो जब एंजाइम नहीं होता है तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर बदलने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, जिसे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, वो बहुत ज्यादा चाहिए होती है। पर अगर हम लोग यहाँ पर एंजाइम डाल देते हैं तो इसी सबस्ट्रेट को इसी प्रोडक्ट के अंदर बदलने के लिए जो एनर्जी कम चाहिए होती है वो कम चाहिए होती है। तो एंजाइम क्या कर रहा है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। और इंक्रीज कैसे करता है, इंक्रीज करता है बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। डिक्रीज करता है किसको, एक्टिवेशन एनर्जी को ये डिक्रीज कर देता है। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हमेशा याद रखना, इसी से ही क्वेश्चन जो है वो आगे जाकर के बनने की संभावना रहती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर उन फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला फैक्टर, factors affecting एंजाइम एक्टिविटी। कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अभी जो हमने एंजाइम की एक्टिविटी पढ़ी उसको इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है पीएच, दूसरा आ जाता है यहाँ पर टेम्परेचर। याद रखना कि ये दोनों ही ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एक जैसे काम करते हैं। मतलब पीएच जो है वो ऑप्टिमम चाहिए होता है, टेम्परेचर भी ऑप्टिमम चाहिए होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब होता है ना तो ज्यादा टेम्परेचर ना ही कम टेम्परेचर, बीच वाली लाइन जो हो जाती है उसे हम लोग कह देते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि लो टेम्परेचर पर एंजाइम्स जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, वो एक्टिव नहीं होते हैं। और अगर टेम्परेचर हाई हो जाए तो एंजाइम्स जो हैं, क्योंकि वो प्रोटीन है इसलिए वो डीनेचुरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर कैसा टेम्परेचर चाहिए होता है, एंजाइम्स को काम करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। वैसे ही यहां पर ध्यान रखना कि पीएच कैसा चाहिए होता है, ऑप्टिमम पीएच चाहिए होता है। लो पीएच और हाई पीएच यानी कि प्योरली एसिडिक और प्योरली बेसिक पर एंजाइम्स काम नहीं करते हैं। तीसरा फैक्टर जो अफेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी को वो होता है सबस्ट्रेट। तो यहां पर याद रखना कि सबस्ट्रेट का जो कंसंट्रेशन होता है वो बिल्कुल एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा ही करेगा। कैसे करेगा, मान लीजिए कि एक रिएक्शन के अंदर 100 मॉलिक्यूल्स के सबस्ट्रेट के पाए जा रहे हैं, वहीं अगर मैं बात करूं 50 मॉलिक्यूल्स एंजाइम्स के अगर पाए जा रहे हैं तो 50 एंजाइम्स जो होते हैं वो 50 सबस्ट्रेट्स के साथ में ही बाइंड करेंगे। बाकी वाले 50 जो बच जाते हैं सबस्ट्रेट वो अकेले ही रह जाते हैं, उसकी वजह से कोई भी जो है बदलाव देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर एक ग्राफ जो है वो इसके रिलेशन में दे रखा है, लेट मी जूम इन। तो यहाँ पर अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आता है जब ये वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, फिर फर्क नहीं पड़ता है कि सबस्ट्रेट बढ़ रहा है या सबस्ट्रेट घट रहा है। लास्ट फैक्टर जो आ जाता है, फोर्थ फैक्टर जो आ जाता है वो आ जाता है इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या होते हैं, इनहिबिटर होते हैं सबस्ट्रेट के जैसे दिखाई देने वाले, जिसकी वजह से एंजाइम्स धोखा खा जाते हैं। तो मान लीजिए कि हमने ये 3D स्ट्रक्चर जो है वो एंजाइम का देखा था और इसके साथ में कैसा आना था, किस प्रकार का फिट होना था, तो इस प्रकार का सबस्ट्रेट आकर के फिट होना था। पर यहां पर ये सबस्ट्रेट नहीं आकर के इसी के ही जैसा दिखने वाला बच्चों यहां पर आ जाता है इनहिबिटर। एंजाइम खा जाता है धोखा के भैया शेप और साइज तो वही है, तो ये क्या हो जाता है, इनहिबिटर यहां पर आकर के जुड़ जाता है, तो सबस्ट्रेट तो पड़ा रह गया ना। तो इसकी वजह से भी एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है वो अफेक्ट होती है, रिएक्शन जो होती है वो अफेक्ट होती है। तो ये चारों फैक्टर्स याद रखने हैं, पीएच, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और लास्ट आ जाता है इनहिबिटर। तो आई होप सो कि ये सेशन जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा ये सेशन। थैंक यू।